नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के महासियासी मुकाबले यानी विधानसभा चुनाव में कौन कितनी दमदारी के साथ उतरेगा, इसका फैसला नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से हो जाएगा। निकाय चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के जो दावे हैं, जनता का जो रुख है, उसे देखकर लग रहा है कि शहर संग्राम बेहद दिलचस्प है। वैसे निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। कुछ जगह छिटपुट घटनाओं के साथ ज्यादातर निकायों में मतदान शांतिपूर्ण हुआ। कई जगह लोगों में उत्साह दिखा और बम्पर वोटिंग हुई, तो कहीं मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जितने फीसदी भी मतदान हुआ, उसमें आखिर किसका कल्याण होगा, किसका सियासत परवान चढ़ेगी और किसकी सियासत पर सवाल उठेंगे। किस शहर में किसकी सरकार रहेगी, बीजेपी और कांग्रेस में किसका दावा दमदार निकलेगा। आप और हम AIMIM जिस सोच के साथ मैदान में उतरी, वो पूरी हो पाएगी या नहीं। अब हम अगले 1 घंटे में यही जानने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में, आज के मुद्दे नगर का नगाड़ा में। तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 7 साल बाद शहर का संग्राम हो रहा है। ऐसे में इसे लेकर न सिर्फ राजनीतिक दलों बल्कि लोगों में भी उत्साह है। हालांकि और बात है कि मतदाताओं ने मतदान के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया और वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा। जानकारी के मुताबिक 133 नगरीय निकायों में 60% के आसपास वोटिंग हुई। ये आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है, जिसमें कुछ और इजाफा हो सकता है। निकाय चुनाव के पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिगरौली और सतना नगर निगम में मतदान हुआ। वहीं 36 नगर पालिका और 86 नगर पंचायतों में भी वोटिंग हुई। इस तरह बुधवार को 11 नगर निगमों समेत कुल 133 नगरीय निकायों में वोट पड़े। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई को आएंगे। वहीं इसके पहले 13 जुलाई को निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके परिणाम 18 जुलाई को घोषित होंगे। तो पहले चरण में किस तरह मतदान हुआ, किसका पड़ा ज्यादा भारी है, चलिए अब इस पर विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन और सतना से सहयोगी जुड़ रहे हैं। साथ ही स्टूडियो में विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। पहले आशीष जी, अगर ये कम प्रतिशत होता है मतदान का, तो किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? देखिए, प्रतिशत के जो आंकड़े हैं आजकल थोड़े से ये उलझाऊ वाले मामले हो गए। कई बार ये पहले माना जाता था कि यदि कम मतदान हुआ है तो सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता है, और ज़्यादा होता है तो वो बदलाव की कोई चीज़ें होती हैं। तो अगर हम उसी पैटर्न को मान लें तो कम मतदान जो है हो सकता है कि कोई न्यूट्रल स्थिति में आ रहा हो। और कई बार ऐसा होता है कि अगर कहीं सैबोटेज या इसकी स्थिति होती है तो कोई दल विशेष का जो होता है या उदासीनता हावी होती है प्रत्याशी को लेके, तो किसी दल विशेष के लोग कम मतदान करते हैं और वहीं दूसरे लोग मतदान कर जाते हैं। तो वो प्रतिशत का जो थोड़ा सा है वो आजकल थोड़ा अनसर्टन सा चीज़ें हैं। लेकिन जो जिस तरह की पिच पे चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का, और पहला दौर जो दिखा रहा है, क्योंकि सारे बड़े और महत्वपूर्ण निगमों में यहाँ पे चुनाव हुए हैं जिनकी टिकट को लेके बीजेपी में बहुत ज़बरदस्त ऊहापोह की स्थिति रही थी। भाजपा को भी कांग्रेस को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो इसलिए अगर ये मतदान इस तरह से देखा जाए तो पहले दौर का ये जो ट्रेंड है ये आगे के दौर में हो सकता है जब छोटी जगहों पर चुनाव होंगे तो या तो बदलेगा, या अगर वो इसी तरह का रहता है तो मुझे लगता है कि नतीजों में इससे कुछ ना कुछ जो है ये नतीजे वैसे नहीं होंगे जैसे पिछले निकाय के चुनाव में आते रहे। तो अभी मोटे तौर पर 90% से ज़्यादा ही सत्ता जो है नगर निगमों में और दूसरी जगहों पर भाजपा की रही है। लेकिन ये जो चुनाव है इसमें मुझे लगता है कि ये कई जगहों पर बहुत ज़्यादा फाइट की स्थिति है, और पहली बार ऐसा लगा है कि कांग्रेस ने कुछ थोड़ा ठीक से चुनाव लड़ने की कोशिश की है। तो ये कॉर्डर बेस्ड पार्टी
जो है भाजपा, उसके साथ जो है कि मास बेस पार्टी का जो एक नया सा थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाई दी है इस चुनाव में, तो मुझे लगता है ये प्रतिशत, मतदान के प्रतिशत से अलग होके भी कोई अगर उस निर्धारित पैमाने से हटके भी अपन बात करें तो ये नतीजे थोड़े से बदलाव वाले होंगे। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जब आपने देखा होगा इस बार टिकट वितरण को लेकर, चूंकि सत्ताधारी दल भाजपा है, ऐसे में दावेदारों की संख्या भाजपा में बहुत ज्यादा थी। हालांकि कांग्रेस में भी रही है, लेकिन कांग्रेस में उतनी नहीं रही है जितनी भाजपा में रही है। इन स्थितियों में जब दावेदारों की संख्या ज्यादा होती है तो भीतरघात के भी चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि भीतरघात हो सकता है, उसको नहीं मिला तो उसको नहीं मिला। इसका कितना नुकसान भाजपा को हो सकता है और कांग्रेस को कितना फायदा? देखिए त्रिपाठी जी, जो भीतरघात का जहाँ तक सवाल है, और आपने अभी कहा कि बहुत सारे दावेदार थे, ये देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव में वैसी स्थिति नहीं रहती है जैसे कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में होती है। और एक बात और भी है, तो जब यहाँ लोकल लेवल पर जब चुनाव होता है तो भीतरघात की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में वो पार्षद बने, निगम के चेयरमैन बने। तो अगर ये परिस्थितियाँ बनती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भीतरघात तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता रहता है। और एक जो है एक तरह से आपसी टकराव का चुनाव होता है, चाहे सरपंच का हो, नगर निगम का हो, पार्षदों का हो, हर मोहल्ले का चुनाव होता है, हर वार्ड का चुनाव होता है। तो यहाँ पर चांसेस बहुत होते हैं, बहुत सारे लोगों, बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का चुनाव में भाग लेने की बात होती है। तो अगर इतने लोग जब पार्टिसिपेंट के रूप में आते हैं तो ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं, और उसको इससे कोई पार्टी लेवल पर नहीं देखा जा सकता है, ये लोकल लेवल पर है, और ऐसे भीतरघात की संभावना रहती है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में अभी तक जो सबसे ज्यादा बड़े नहीं, पार्टी लेवल पे मतलब जैसे अब पार्षद का चुनाव, वो चुनाव चिन्ह पे हो रहा है, हाँ। तो जब भीतरघात होगा तो इसमें नुकसान तो होगा ही। नहीं, पार्टी को नुकसान जरूर होगा। नहीं, प्रत्याशी जो भाजपा का प्रत्याशी उसको भी नुकसान होगा, नुकसान कांग्रेस का बिल्कुल प्रत्याशी होगा उसको नुकसान बिल्कुल होगा। नुकसान होगा, लेकिन एक तरह से मान के चलिए कि वहीं निचले स्तर पर ही वो काफी मतलब टकराव होता है। और एक दूसरी बात यह है कि जैसे मध्य प्रदेश में सारे नगर निगम के, बड़े नगर निगम के चुनाव इस समय चल रहे हैं। हमने भी भोपाल में देखा, काफ़ी कुछ जगहों पर मतदान प्रतिशत भले हो, लेकिन मैंने एक डिवीज़न देखा इसमें, जो स्लम एरिया था वहाँ पर क्या है कि मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा था। और जिन बूथों पर हम लोग गए थे और जहाँ पर हमने भी वोट डाला, तो वहाँ देखा कि एक जो वो भी एरिया है जहाँ पर बहुत कम वोट पड़े। तो ये मैं जैसे ही घुसा तो वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर मात्र 70 वोट पड़े 1 बजे तक, और जबकि बगल में जहाँ स्लम एरिया था उस इलाके में काफ़ी लोग उत्साह के साथ वोट डाले। और एक जो शायद ये भी है, एक वजह ये भी हो सकती है कि इस काफ़ी 7 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं अपने स्थानीय स्तर की हैं, कहीं पानी, बिजली, सड़क, तमाम चीज़ों की समस्याएं हैं। तो लोग आजकल जो है बताते तो नहीं है, लेकिन खुल के वोटिंग जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में पिछले बार की तुलना से कहीं इस बार अलग ही परिणाम हो सकता है। बिल्कुल अलग परिणाम हो सकता है, लेकिन चूंकि अगर जैसा कि आपने कहा समस्याओं को लेकर अगर बात आती है तो सरकार यहाँ भाजपा की है। पूरे 16 के 16 नगर निगमों में भाजपा की सरकार थी, तो इसका असर एंटी इनकम्बेंसी कुछ होगा, या 2 साल बाद ये जो चुनाव नहीं हुए हैं, प्रशासक बैठे रहे हैं, तो इसका असर नहीं होगा? नहीं, असर तो होगा, क्योंकि सरकार यहाँ भाजपा की थी। तो इसलिए जो है एंटी इनकम्बेंसी मतलब प्रदेश सरकार को लेके होगी, और नगर निगम में भले ही 2 साल से प्रशासक हो, लेकिन एक चीज तो है कि परसेप्शन तो सरकार का जाता है वहां पर। जी आशीष जी, आपको क्या लगता है इन स्थितियों में एंटी इनकम्बेंसी क्या जाएगा उनके साथ? निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ निकायों में या कुछ जगहों पर या कुछ प्रतिशत जो टोटल जितने चुनाव है जगह, उनमें से कुछ निकायों में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करेगा। ये स्वाभाविक है, इसमें किसी की कोई दोष या कोई निकालने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक लंबे समय से एक पार्टी लगातार काम कर रही है, तो वो प्रदेश में भी काम कर रही है, निकायों में भी काम कर रही है, और जो भी दूसरी बॉडी है उसमें काम कर रही है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। तो इन चीज़ों का बदलाव का जो एक स्वाभाविक, और फिर 2 साल मतलब 7 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तकरीबन 2 साल लेट चुनाव हो रहा है। तो ऐसे समय में जबकि विधानसभा चुनाव आने वाला है और उसके ठीक पहले जब ये चुनाव होता है, तो इससे एक जनता का माइंडसेट पता चलता है। हालांकि ये नतीजे और विधानसभा चुनाव के नतीजे दोनों
कोई बहुत मिले जुले नहीं माने जा सकते, लेकिन क्योंकि नगर अलग-अलग निगमों में मुद्दे माने जा सकते हैं, थोड़ा लिटमस टेस्ट माना जा सकता है नगर निगम। लिटमस टेस्ट होगा कि क्योंकि जितने पिछले बार जो चुनाव हुआ था आशीष जी, वो काफी दिनों बाद विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस बार लगभग पास पहुंच गए हैं, 1 साल का से थोड़ा बहुत ज्यादा बचा है। मुश्किल 1 साल का समय, तो इसलिए इसको ये माना जा सकता है कि जो मतदाता है उसको एक झलक जरूर इस पे मिल जाएगी कि कुछ प्रतिशत ये मालूम पड़ जाएगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के उसका रुख क्या है, और सत्तारूढ़ पार्टी और दूसरे मुख्य विपक्षी दल के प्रति उसका रुख क्या है। दूसरा में देख सकते हैं कि 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से वोट नहीं किया था, पूरा जनादेश बीजेपी को नहीं मिला था। उसके बाद बीजेपी बैकडोर से सत्ता में आई है, तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो भावना है कई बार, और उसके बाद जो प्रत्याशियों की जो अदला बदली हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है, बहुत सारा ये जो पब्लिक का जो माइंडसेट है, ये क्या है, ये इस चुनाव में बहुत काफ़ी हद तक सामने आएगा। और ये इसीलिए इस चुनाव को स्वाभाविक रूप से विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है या लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। तो ये बात ठीक है, हालांकि विधानसभा चुनाव फिर भी मैं मानता हूँ कि मुद्दे कुछ अलग होते हैं, लेकिन एक झलक जो है, क्योंकि शहरी मतदाताओं का एक झलक है, शहरी और अर्ध शहरी तरह के लोगों का ये से जुड़ा हुआ चुनाव है पूरा, तो ये निश्चित तौर पे माना जाना चाहिए कि इसमें भाजपा को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए अब चलते हैं एक एक सभी जो 11 नगर निगमों में आज चुनाव हुए हैं, हमारे संवाददाता सब जगह मुस्तैद हैं, उनसे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भोपाल, हमारे साथ अजय सिसोदिया जी हैं। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अजय जी, मेरी आवाज आ रही? सर आवाज एकदम स्पष्ट क्लियर आवाज है सर जी। अजय जी, कुछ आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। सर कुछ जी तकनीकी समस्या हो सकती है। मैं ठीक है अजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे भोपाल जो नगर निगम का क्षेत्र है, बेल्ट होते हैं अलग अलग पार्टियों के। भाजपा का एक बेल्ट होगा, गोविंदपुरा क्षेत्र में कह सकते हैं, कुछ बैरागढ़ क्षेत्र में कह सकते हैं, हुजूर क्षेत्र में कह सकते हैं, इसी तरह कांग्रेस का बेल्ट कह सकते हैं, उत्तर भोपाल है, मध्य में है, नरेला में कुछ हो सकता है। तो इन जगहों पे जो आपका मूड समझ में आया है जनता का, जैसा कि राजनीतिक हलकों में आकलन किया जा रहा है इस बात को कि ये इस कांग्रेस का बेल्ट है, ये भाजपा का बेल्ट है, क्या इसमें कुछ बदलाव की स्थिति आपको दिखी है? आप दिन भर जनता के मूड को जानने का आपने प्रयास किया? सर सुबह से शाम तक हम घूमते रहे और हमने चुनाव को पूरा कवर किया। ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर हम लोग गए। 5 बजे तक सर जो स्थिति थी वो ये थी कि 50% वोटिंग हुई है, तो उत्साह उतना लोगों में था नहीं। 7 साल बाद चुनाव हो रहा है, चुनाव 2 साल डिले हुआ है, लेकिन उतना उत्साह दिखा नहीं। प्रत्याशी और जितने भी महापौर कैंडिडेट थे या नगर पार्षद प्रत्याशी थे, उनका ये मानना था कि कम से कम बारिश हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लेकिन ना सर वोटों की बारिश हुई आज और ना इंद्रदेव की कोई बारिश हुई भोपाल में। रही बात आपने बोला बेल्ट का, तो सर सबसे ज़्यादा उत्साह जो है वो कोलार क्षेत्र में देखने को मिला, जो हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा मतदान वहीं हुआ। मध्य क्षेत्र में सर सबसे कम मतदान हुआ। वोट सर सबसे ज़्यादा 3:30 बजे तक का अपडेट हमारे पास जो था, उसमें लगभग 1.5 लाख वोट गोविंदपुरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट गिरे हैं। तो सर वोटिंग तो ओवरऑल कम हुई है, लेकिन जिस पार्टी का जो बेल्ट है, जो मजबूत क्षेत्र है, अभी भी मुझे लगता है वही उनका मजबूत एरिया है। इसमें कोई बदलाव की स्थिति हमें दिखी नहीं। जी जी, बदलाव थोड़ा सा, जैसे हमारे श्रीवास्तव जी ने कहा, मैनेजिंग एडिटर जो, कि जो स्लम क्षेत्र है वो निर्णायक भूमिका निभाएगा। सर बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि सर ठीक बोल रहे हैं, और स्लम क्षेत्र में बढ़ चढ़कर वोटिंग भी दिखी है। उनका वो सुबह से ही उत्साहित थे और ज़्यादातर लोग जो हैं वो वोट देना चाह रहे थे। तो हम इस बात से एग्री करते हैं कि स्लम एरिया में जो उत्साह था वो बाकी अन्य क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा था। ये स्लम क्षेत्र चाहे हुजूर का हो, चाहे गोविंदपुरा का हो, चाहे उत्तर भोपाल, मध्य, इन सबका एक जैसा ही स्थिति, सबकी एक जैसी स्थिति रही? हाँ सर, तकरीबन पूरे जितना भी स्लम एरिया है भोपाल का, हर जगह एक जैसी स्थिति रही। ये बात अलग है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे रहे होंगे, लेकिन उत्साह एक जैसा था। जी जी जी, आप हमारे साथ थोड़ा बने रहिए, मैं इंदौर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले भोपाल की टिप्पणी अपने दोनों माननीयों से ले लेता हूं।
आशीष जी, आपसे ये है कि ये जैसा बता रहे हैं कि स्लम क्षेत्र में थोड़ा उत्साह भी दिखा, और आप भी जानते हैं कि स्लम क्षेत्र जो है उस आबादी में समस्याएं भी कई तरह की होती हैं। बरसात में पानी भर जाना, बिजली का ना आना, बिजली का बिल ज़्यादा आना, कभी कभी पेयजल की समस्या। तो ये किसके पक्ष में जाएगा? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उस वक्त में पार्षद होगा उस क्षेत्र का, और जहाँ पर समस्याएं ज़्यादा उभरी होंगी, इस बार तो एक प्रत्याशियों का दुर्भाग्य भी रहा है कि चुनाव के 2 दिन पहले ही सारी जो शहर की जो कलई थी वो खुल गई। तो ये एक ड्रॉबैक जैसा ही एडवर्स हो सकता है उनके लिए, क्योंकि जो जिस क्षेत्र का पार्षद था साल भर पहले तक, 1.5 साल पहले तक, उसको मुझे लगता है नाराजगी का सामना करना पड़ेगा यदि वो इन 2 दिनों में आखिरी 12 घंटे में अपने मतदाताओं को ठीक से समझा नहीं पाया होगा। महापौर पे नहीं पड़ेगा? महापौर का देखिए, ये दोनों एक तो नए ही चेहरे हैं, ये तो अभी उसमें थे नहीं, लेकिन जो महापौर के चुनाव में होगा वो भाजपा। विभा जी महापौर रह चुकी हैं। हाँ, नहीं यूं, क्योंकि पिछली बार नहीं थी ये, एक लंबे गैप के बाद 15 साल बाद करीब वो मैदान में है। तो ये जो है, अगर असफलता का या जो शहर में जो अव्यवस्थाएं उभरी हैं, जो लोगों को दिक्कतें हुई हैं या हो रही हैं कुछ समय से, उसका खामियाजा अगर महापौर के चुनाव पर देखा जाए तो वो रूलिंग पार्टी और उस पर इफेक्ट करेगा। तो वहाँ पर जो है बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए इस चुनाव में वादे किए गए थे कि हमने भोपाल को स्मार्ट सिटी बना दिया है, एक बहुत बड़े रास्ते पे भोपाल चल पड़ा है। इंदौर के लिए भी यही बात की गई थी। तो लेकिन अपन भोपाल की बात कर रहे हैं, तो भोपाल के लिए बहुत बड़े बड़े आसमानी दावे हुए थे कि सरकार ने भोपाल को बिल्कुल स्मार्ट बना दिया है, और ये वो स्मार्टनेस जो है वो 2 दिन की बारिश में सामने आ गई। तो हालांकि दावे कांग्रेस की ओर से भी हुए थे कि कमलनाथ ने भोपाल को वीआईपी रोड दिया और बहुत सारी चीजें दी, लेकिन वो एक मूलभूत समस्याओं से जुड़े वादे 15 महीने 17 साल का अंतर बहुत। जी हाँ, ये अंतर बहुत हो जाता है। तो वो इसलिए जो मुझे लगता है कि ये महापौर वाले चुनाव में ये जो असफलताओं वाला जो दिक्कतें हैं वो शायद बीजेपी को झेलना पड़ सकती हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी के पास एक बड़ा कॉर्डर है तो वो उसको कैसे समझा लेते हैं, क्या करते हैं, ये उनका चुनाव की विशेषज्ञता है उनमें। तो अब देखा जाएगा कि कितने मात्रा में इस तरह का असंतोष फूटता है या संतोष रहता है। श्रीवास्तव जी, ये जैसे स्मार्ट सिटी की बात आशीष जी ने कही है, निश्चित तौर पे स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरह जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं, और बहुत सारी जो समस्याएं आई हैं, कुछ जगह तो बन गई हैं लेकिन बहुत जगह ये स्थिति है, तो इसका भी असर क्या पड़ेगा सत्ताधारी दल में? देखिए त्रिपाठी जी, जो अव्यवस्था है काफ़ी दिनों तक रही है। कोई भी काम होता है तो निश्चित रूप से रोड डाइवर्ट करना पड़ता है, कुछ निर्माण में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक लंबे समय तक अगर आप इसको कांस्टेंट रखते हैं तो वो हमको लगता है कि वो कहीं न कहीं प्रभावित करता है। और शायद यहाँ जो स्मार्ट सिटी की स्थिति थी, अब जहाँ भी बना दक्षिण जो है साउथ टीटी नगर वाला एरिया, तो काफ़ी दिनों तक मैंने देखा कि वहाँ पर स्थिति इसी टाइप की थी कि रोड जो है खुदी पड़ी है और वहाँ पर काम बहुत स्लो चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा असर पड़ता है। लेकिन एक चीज़ और भी सबसे बड़ी बात है कि जो स्लम एरिया की बात हुई थी, एक जो स्थानीय मुद्दे पार्षदों वाले तो हैं कि सड़कें नहीं बन पाई, ये उनका जिम्मा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो बिजली के बिल, वो राज्य सरकार का काम है। इतने ज़्यादा बिल आ गए जिन लोगों ने इसकी सुविधा प्राप्त किया था पिछले सालों में, और अचानक लोगों के बड़े बड़े बिल आ गए, तो काफ़ी मतलब जिसको 100 रुपया 200 रुपया बिल आना चाहिए उसको 5000 4000 का बिल। तो ये मुझे लगता है कि स्लम एरिया में इसका असर एंटी इनकम्बेंसी सरकार, मतलब मेयर पर पड़ सकता है। पार्षद पे तो पड़ेगा, पार्षद पर नहीं पड़ेगा, बिजली के बिल का जो है पार्षद पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मेयर के चुनाव में जरूर पड़ सकता है, क्योंकि वो राज्य सरकार का मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि जो अभी बात कर रहे थे सिसोदिया जी से, ने जो बताया कि उन लोगों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तो इसमें अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है स्लम एरिया में, तो इसका असर जरूर जो है सत्ताधारी दल को होगा, पड़ेगा। चेतन ठाकुर है हमारे साथ इंदौर से। चेतन जी, क्या खबरें हैं आपके यहाँ, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? और सबसे अहम सवाल ये है कि अल्पसंख्यक आबादी जहाँ है वहां मतदान किस? चेतन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। हाँ, मैं वहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? और सबसे बड़ा अहम सवाल यहाँ ये है कि जो
अल्पसंख्यक आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वहां मतदान प्रतिशत किस तरह से रहा है, वहां कितना उत्साह रहा है। जो पॉस एरिया हैं जहां कहा जाता है कि कथित ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डालते हैं लेकिन ज्ञान बघारते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं कि राजनीति में होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन वोट डालने नहीं जाते हैं। जो रहवासी पॉस क्षेत्र है, पॉस एरिया है, वहां क्या प्रतिशत मतदान रहा? जी, मैं बता दूं, जिस तरीके से बात कर लें जो अल्पसंख्यक एरिया, जैसे बात कर लें चंदन नगर की, खजराना की या फिर आज़ाद नगर की, तो वहाँ बम्पर वोटिंग हुई है। और उसके बाद मैं बता दूं कि जिस तरीके से अगर ये कौन से वहाँ पर क्षेत्र भी हैं? ये अल्पसंख्यक मतदाता क्या यहाँ ज्यादा हैं? मैं बता दूं आज़ाद नगर जो है वो अल्पसंख्यक का एरिया है। बता दूं चंदन नगर अल्पसंख्यकों का है और खजराना वो भी अल्पसंख्यकों का, तो वहाँ बम्पर वोटिंग हुई है। और बता दूं थी कि यहाँ पे काफी बम्पर वोटिंग होगी, लगातार लोगों को समझाई दी जा रही थी। सुबह का जो समय था उस टाइम हमें लग रहा था कि शाम तक करीब करीब ये 70 से 80% तक मतदान होगा, पर ये 51 से 52% पर आकर रुक गया। बोलते जाइए। बता दूं इंदौर की जो हालात है आज कहीं ना कहीं वाद और विवाद से ही भरे हुए रहे हैं। बता दूं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जहां मैं खड़ा हूं, आप कैमरे की नजर से देखेंगे कि यहां भी विवाद चल रहा है। यहाँ अभी भी बीजेपी और कांग्रेस में लगातार सुबह से शाम हो चुकी है, अभी भी विवाद चल रहा है। ये बता दूं जो ये एरिया आता है वो 1 नंबर का एरिया है। ये 1 नंबर है चेतन, ये और ये 2 नंबर एरिया में 1 नंबर ही संजय शुक्ला का नहीं, क्षेत्र 2 नंबर है ना? विधानसभा है। रमेश मंडोला जी यहाँ से विधायक है। नहीं, 1 नंबर क्षेत्र से ही ना संजय शुक्ला बता दूं है। आज शाम से यहाँ पर पुलिस बल चेतन मौजूद मेरी है। आवाज सुनिए, चेतन मेरी आवाज सुनिए। ये 1 नंबर क्षेत्र आपने बताया, 1 नंबर क्षेत्र से ही सुदर्शन गुप्ता विधायक हुआ करते थे, संजय शुक्ला ने उनको हराया। जी मैं बता दूं कि एक 2 नंबर एरिया है रमेश मंडोला जी का, जहां पर सुबह से ही अगर बात कर लें जो कैलाश विजय की समर्थक हैं चंदू शिंदे जो पार्षद प्रत्याशी थे बीजेपी के, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके बीच में कई वाद विवाद की स्थितियां बनी, जिसके चलते आप देख रहे होंगे काफी पुलिस बल यहाँ मौजूद है और सुबह से ही यहाँ पर विवाद हो रहा है, जिसके चलते यहाँ काफी पुलिस बल लगाया गया है। अगर मान लिया जाए तो यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं हो, जिसके चलते यहाँ पर करीब 5 बजे से लेके मैं अभी तक देख रहा हूँ काफी पुलिस बल आ चुका है और सारे नेता इंदौर के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मीडिया भी यहाँ पहुंच चुकी है। ये चेतन, ये विवाद किस बात को लेके है? क्या ऐसा है कि फर्जी वोटिंग होने की संभावना को लेकर आपस में भिड़ गए लोग, या और किसी बात को लेकर विवाद है? इस क्षेत्र में भी क्या आपसे जानना चाहेंगे, ये कांग्रेसी क्षेत्र कहलाता है कि भाजपाई क्षेत्र कहलाता है? ने भी कहीं कांग्रेसियों को मारा है। और उसके बाद अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं कल से ही ये घटनाएं इंदौर में चालू हो गई थी। बता दूं कल से ही एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से मारपीट हुई थी, आज भी सुबह भी मारपीट हुई, कई छोटी मोटी घटनाएं भी हुई, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि अभी भी शाम को भी विवादित स्थिति हमारे सामने आप देख रहे हैं। हीरानगर थाना मेरे पीछे है, वहाँ पे सारी मीडिया भी खड़ी और सारे जो नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। नहीं, हमने आपसे सवाल किया था, आप मेरा सवाल सुन लीजिए चेतन जी। हमने आपसे सवाल किया था ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सामान्य तौर पे एक मूड होता है किसी क्षेत्र का कि यहाँ के ज्यादा कांग्रेसी है, यहाँ ज्यादा विधायक भाजपाई है और यहाँ इंदौर के प्रभारी हैं। आप हमारा सवाल सुनिए, सवाल का उत्तर दीजिए। मेरा सवाल आपको सुनाई पड़ रहा है? जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं ये कौन सा क्षेत्र है? ये कांग्रेस प्रभावित क्षेत्र है, भाजपा? ये भाजपा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे बीजेपी की लहर रहती है और हमें बीजेपी ही जीतती है। तो फिर विवाद किस बात को लेके हो रहा है वहाँ? यहाँ पर सुबह से ही जो पार्षद थे उनसे कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का विवाद हुआ था। और बता दूं जिससे कि जो विवाद इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे काफी पुलिस बल यहाँ पर लगाना पड़ा। चलिए एक सवाल आपसे, और जैसा मैंने कहा कि जो पॉस एरिया है वहां पे वोटिंग परसेंटेज कुछ आपको है कि किस तरह से हुआ है? जो बता दूं जो पौष इलाके हैं वहां पर जो सुबह से मतदाताओं में काफी उत्साह था, पर धीरे धीरे 2 से 3 बजे के दरमियान वो कम हुआ।
हमने जाके ग्राउंड रिपोर्ट से देखा है कि जिस तरीके से जिस सुबह सुबह का जो माहौल था वो काफ़ी उत्साहपूर्ण था। लोगों का कहना था कि हम बढ़ चढ़ के मतदान करेंगे, पर कहीं ना कहीं ये विश्वास कम होता दिखा लोगों में। और 3 से 4 बजे के बीच में हम देख रहे थे छूट मूट लोग ही मतदान कर रहे थे, और 5 बजे के दरमियान जब हमने देखा तो 1 या 2 लोग वहाँ पे मतदान कर रहे थे। तो बता दूं, जिसके बाद 51 से 52% मतदान वो इंदौर के अंदर अभी हुआ है। ये कितने बजे तक का आंकड़ा है? ये बता दूं मैं 5 बजे बाद तक का आंकड़ा, ये आखिरी आंकड़ा जो 51 से 52% का मतदान इंदौर में हुआ है। नहीं तो अभी तो जो उस प्रोमाइसेस में आ गए होंगे, उस क्षेत्र में आ गए होंगे, तो वो तो मतदान करेंगे, तो मतदान अभी और बढ़ेगा निश्चित तौर पे। जी, पर 52% मतदान अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो लिस्ट आई है हमारे पास, उसके अंदर दिख रहा है। वो 5 बजे तक का है जी, निश्चित तौर पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका, अजय सिसोदिया जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। आशीष जी, ये जैसा कि मतदान जो क्षेत्र होता है, मतलब प्रोमाइसेस होता है, उसके अंदर जब मतदाता आ जाते हैं तो जब तक उनका मतदान पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो चाहे भले 8 बज जाए, रात में 9 बज जाए, वो होता रहता है। तो ये जैसा ही बता रहे हैं 51% हुआ है, तो बहुत कम है। पिछली बार का अगर आंकड़ा लें तो इस साल मैंने 7 साल पहले जो वोटिंग हुई थी उसके अपेक्षा काफी तुलना में कम है। तो ये कहां तक आंकड़ा जा सकता है? और इस कम मतदान का, जैसे हालांकि शुरू में यह बताया कि पहले ये माना जाता था कम मतदान होता था, सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता था। विपक्ष में, यानी जब नाराज मतदाता काफी संख्या में निकलते हैं तो वो विपक्ष के फेवर में जाता है। तो ये किस तरफ आपको जाता दिख रहा है? इंदौर में जिस तरह का फाइट हुआ है, जहाँ तक अपन लोगों ने देखा है कि इंदौर में एक तो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे मिले जुले थे, वहाँ कांग्रेस के भी काफ़ी लोग जीते थे और बीजेपी के भी लोग, लगभग समान स्थिति बनी थी। अभी जो है लेकिन महापौर लगातार इंदौर में लेकिन बीजेपी का महापौर चूंकि लगातार वहाँ पे नगर निगम पे इंदौर का कब्जा रहा है, भाजपा का कब्जा रहा है। तो अभी जो ये 51-52% का मतदान है, हो सकता है फाइनल टैली जब तक आएगी तो बहुत ज़्यादा 4-5% बढ़ सकता है, कई बार कम भी हो जाता है। लेकिन अगर 55% मतदान भी मान लीजिए फाइनल होने तक आता है ये आंकड़ा, तो भी मुझे लगता है कि ये अब जो जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही हैं, ये एक बड़ी ये एक मुझे लगता है टफ फाइट का भी संकेत है कि ये दोनों प्रत्याशियों के बीच में या तो एक अच्छी फाइट हुई है और इसमें किसी एक दल का जो धड़ा है, मतदाताओं का बड़ा वर्ग है, वो मतदान के प्रति उदासीन रहा है। ये साफ दिख रहा है इस मतदान में। अब चूंकि वह दोनों ही दलों के विधायक और प्रतिनिधि हैं लगभग, और वो एक प्रत्याशी तो खुद ही विधायक है कांग्रेस के, तो मुझे बार बार कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि कहीं किसी पार्टी ने यहाँ पर भरपूर मतदान के प्रयास में विफल हो गई है कराने के, या फिर उसके वो अपने कॉर्डर को समझा नहीं पाई है कि उन्हें वोट डालना है और दूसरों से को डलवाने के लिए प्रेरित करना है। तो ये मुझे एक ऐसा कुछ लग रहा है इस आंकड़े से, अगर अभी तक ये सही बनता है, आगे तक यही आंकड़ा चलता है, तो इसमें नुकसान वाली स्थिति बन रही है। अब नुकसान की स्थिति, जैसे हमने मेयर के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात कर ली है, तो हमें मानते हैं कि यदि उदासीनता है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो रूलिंग पार्टी की खाते में जाती है। तो अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का जो भी है फिलहाल, कि ये क्या संकेत दे रहा है। जी, एक तरफ है श्रीवास्तव जी, हालांकि ये चुनाव देखिए पार्टी बेस पे हो जाता है। जब नगर निगम का चुनाव होता है, निश्चित तौर कई विधानसभा क्षेत्रों मिला के एक नगर निगम का होता है चुनाव। 1 साल पहले से कांग्रेस प्रत्याशी यानी जो विधायक थे, उन्होंने सुदर्शन गुप्ता, जो कहा जाता था धुरंधर हैं, भारतीय जनता पार्टी के संघ से जुड़े हैं, उनको नहीं हराया जा सकता, फिर भी संजय शुक्ला ने उनको पटकनी दे दी। वो 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। प्रत्याशी भी कांग्रेस ने उनको पहले से घोषित कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कि हम किसी भी विधायक, सांसद या बड़ा हमारा जो नेता है, बड़ा पदाधिकारी है, उसको हम टिकट नहीं देंगे। ये फार्मूला के तहत बीजेपी चली। तो एक तरफ वेल नोन चेहरा, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो अचानक घोषित किए गए। इसका कितना असर पड़ेगा कांग्रेस के लिए? देखिए त्रिपाठी जी, आपने 2-3 बात कहा, अभी आशीष जी ने भी, मतलब आपने भी बोला, और हमारे वहाँ से जो जीरो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही थी जी, पहला सवाल, पहली बात तो ये है कि एक जो पार्टी है काडर बेस है, एक मास बेस पार्टी है। अब दूसरी तरफ यह है कि मतदान का प्रतिशत कम है इंदौर में,
जो अभी का मतदान का जो आया है चुनाव आयोग की तरफ से। अब अगर मान लीजिए ये अगर इन दोनों बातों को थोड़ा सा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर मतदान प्रतिशत कम है तो इसका मतलब कार्डर बेस्ड पार्टी ने मतदाताओं को निकालने में कहीं न कहीं अरुचि दिखाई है जी। या नहीं निकाल पाए हैं या उन्होंने कोशिश नहीं किया है जी। दूसरी बात है कि जहाँ तक संजय शुक्ला की बात आप कर रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, और एक चीज़ जो बीच में हमारे पास जो इनपुट था, उन्होंने कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद किया, खास करके रेमडेसिविर वगैरह वहाँ नहीं उपलब्ध हो रहे थे, उन्होंने काम किया, तो लोगों के बीच में काम किया। उन्होंने अपनी जेसीबी लगा के सड़कें भी बनाई। हाँ, तो मतलब ये है कि उन्होंने कोशिश किया, शायद उनके विधायक रहते हुए भी ये तैयारी थी कि हम जो है मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तो ये अगर इस तरह के मान लीजिए रुझान है, मान लीजिए आज 52% बता रहे हैं, हो सकता है 57 हो जाए, 60 हो जाए, लेकिन फिर भी जो है आप देख लीजिए कि एक जो ऐसी पार्टी है, या तो वहाँ के स्थानीय जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शायद जो भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में खुल के सामने नहीं आए होंगे, तभी ये हालत है। नहीं तो इंदौर जैसे शहर में जहाँ इतनी जागरूकता है, आप समझिए कि जो हमेशा से नंबर 1 आ रहा है, वहाँ की जनता अगर वोटिंग करने नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है सत्ता पक्ष के जो मेयर चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए तकलीफ वाला काम हो सकता है। और संजय शुक्ला का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने पूरी ताकत से पता चला कि चुनाव लड़े हैं और पूरी तैयारी के साथ लड़ा है, तो ये अगर ये कम परसेंटेज वोटिंग है तो ये एक तरह से सत्ताधारी दल के लिए खतरे की घंटी भी माना जा सकता है। बिल्कुल। रेखा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। काफी प्रसन्न दिख रही हैं आप, लगता है आपका पसंदीदा प्रत्याशी बेहतर स्थिति में है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पसंदीदा क्या है, जो प्रत्याशी काम करेगा वही पसंद होगा, सीधी सी बात है। हम सत्ता का तो ये बोल नहीं सकते कि हम बीजेपी को वोट करें या नहीं। आप काफी प्रसन्न चित्त दिख रही हैं, इसलिए है। खैर, आप अभी तक का 5 बजे तक का क्या आंकड़ा आपके पास है, कितने प्रतिशत मतदान महापौर के लिए हुआ है, और किस क्षेत्र में आपके यहाँ भी वही कि जो घनी आबादी स्लम एरिया, यहाँ किस तरह मतदान हुआ है, लोगों में किस तरह उत्साह दिखा, और जो पोस्ट इलाके हैं वहाँ किस तरह से मतदान दिखा? सर, हम बात करें 5 बजे तक के मतदान की, तो यहाँ पर उज्जैन में लगभग 60% जो मतदान हुआ है। और उत्साह की हम बात करें लोगों में, तो उत्साह तो सर इस बार बिल्कुल ना के बराबर दिखा है, क्योंकि लोग जो पोस्ट एरिया थे, जहाँ से भीड़ की भीड़ वोट करने जाती थी, 100% जहाँ पर 100% जहाँ पर वोटिंग हो रहा था, वहाँ पर भी इस बार 50-55% तक ही वोटिंग हो पाया। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो सत्ता है उससे जनता नाराज है, और कहीं कहीं तो विवाद भी हुए हैं। हम वार्ड 13 की बात करें, जहाँ कांग्रेस प्रत्याशियों ने, बीजेपी की एक महिला है, मतलब बीजेपी की तरफ से वोट कर रही थी एक महिला, उसने लगातार 6 बार वोटिंग करी, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। उसको लेकर काफी विवाद भी है। उसमें कहना आ रहा है कि जो महिला वोट करने जा रही थी, उसका जो जेठ है वो स्याही मिटाने का काम कर रहा था। जी, बोलिए आप। सर, हम बात करें यहाँ के सत्ता पक्ष की, तो अभी फिलहाल जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा जा रहा है कुछ वार्डों में, और कुछ वार्डों में बीजेपी की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब इसका फैसला तो हम 17 तारीख को ही बता पाएंगे कि किस जनता जनार्दन ने किसे अपना महापौर का प्रत्याशी चुना हुआ है। और बात हम 54 वार्डों की करें, तो सर कहीं ना कहीं जो वोटिंग नहीं हुई है उसको लेकर हम ये मान सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है बीजेपी की सत्ता रही है। महापौर प्रत्याशी कंटिन्यू 3 बार बीजेपी के रहे हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि सर कोरोना काल हुआ या दूसरी कोई समस्या हुई, उसके बाद में जो लोगों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रेखा जी, आपने इसके पहले कहा कि कुछ नाराजगी दिख रही है। नाराजगी किस बात को लेके दिख रही है, और वो नाराजगी किस पार्टी के प्रत्याशी पे जा रही है? सर, हम नाराजगी की बात करें तो स्वाभाविक है कि वो बीजेपी पर ही उनका गुस्सा फूटेगा, क्योंकि लगातार 15 सालों से बीजेपी के ही महापौर यहाँ पर उज्जैन में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नाराजगी हम देखें तो सर बीजेपी को लेकर ही है, क्योंकि हम कोरोना काल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मौतें हुई थी हमारे प्रदेश में, सबसे ज्यादा मौतें हमारे उज्जैन शहर से ही हुई है। शुरुआत भी सबसे पहले हमारे उज्जैन से ही हुई थी। बेगमबाग में रहने वाली नादिया बी का पहली मौत हुई थी यहाँ से कोरोना की। इसके बाद में कोरोना से यहाँ सबसे ज्यादा भयावह स्थिति रही। सर, जो भाजपा को जो काम करना चाहिए था, जो सत्ता पक्ष को जो काम करना चाहिए था कोरोना काल में, लोगों को सुविधा मुहैया करवाना, उन तक राशन पहुंचाना,
यहाँ तक कि जो बिल्कुल बैरिकेडिंग थी, जहाँ तक वहाँ तक जो सत्ता पक्ष को काम करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। वो पक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष ने उसका काम किया, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलना है। बिल्कुल। रेखा जोशी, जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, आपने कहा सबसे ज्यादा मौतें उज्जैन से हुई हैं, जो मेरा पास जो हमें याद आ रहा है सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में हुई हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा, खैर अब कुल मिला के आप, एक सवाल और है इस बात को लेके, क्या जाति समीकरण भी महापौर के चुनाव में कहीं काम कर रहा है? बिल्कुल सर, हम जातिगत समीकरण की बात करें उज्जैन में, तो उज्जैन में महापौर जो पक्ष रहा है हमेशा, वो हमेशा बेरवा समाज का ही रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू बीजेपी की तरफ से हम देखें या कांग्रेस की तरफ से देखें, तो दोनों तरफ से जो टिकट है कंटिन्यू, मतलब पांचवी बार तक उन्हें कंटिन्यू टिकट बेरवा समाज को ही दिया गया। इसको लेकर इस बार जो है सामान्य वर्ग, कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज जो है नाराज था। उन्होंने इसको लेकर बैठकें भी की और अपने प्रत्याशी भी खड़े किए हैं स्वर्ण समाज। तो दोनों पार्टियों से बेरवा समाज से ही हैं? हाँ, दोनों ही बेरवा समाज से हैं सर। जो महेश वर्मा है वो SC/ST से हैं, हम बात करें मतलब SC/ST वर्ग, और मुकेश कटवाल की हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी, वो भी SC/ST वर्ग से ही आते हैं। SC वर्ग से ही हैं दोनों लोग? जी जी सर। चलिए, अरविंद चौहान हमारे साथ ग्वालियर से हैं। अरविंद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहा हूँ आपको। जी अरविंद, आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, एक तरफ है शुरू में जब टिकट की ओहापोह की स्थिति थी, लग रहा था, हालांकि ये अंदर खाने की बात है कि सिंधिया जी के समर्थक को मिलेगा, कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के समर्थक को मिलेगा, या कोई मुख्यमंत्री का सीधे समर्थक रहा हो। बड़ा वहां समीकरण, ग्वालियर का सबसे ज्यादा समीकरण उलझा हुआ था। कुल मिला के अंत में सुमन शर्मा को टिकट दे दिया गया। अब अगर सुमन शर्मा जीतती है तो ये क्रेडिट किसको जाएगी, और हारती है तो किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा? त्रिपाठी जी, साफ तौर पर इस बार एक जो मतदान हुआ है उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। और साफ तौर पर जो आपने सवाल पूछा है कि सुमन शर्मा अगर जीती हैं तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सभी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ग्वालियर में सुमन शर्मा एक भारतीय जनता पार्टी का कमजोर प्रतिनिधि था, तो वहीं संगठन के बलबूते पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का मजबूत प्रतिनिधि था, और सिर्फ कह सकते हैं कि संगठन के नाम पर सिर्फ कमलनाथ ने यहाँ चुनाव प्रचार किया, तो भाजपा ने पूरा दमखम के साथ यहाँ पे चुनाव प्रचार किया। जो भी असंतोष थोड़ा बहुत आपस में था वो एंड में आके ठीक कर लिया, क्योंकि जब RSS का डंडा चलता है तो सारे जितने भी भाजपाई हैं, चाहे वो नाराज हो कुछ भी हो, वो सब एक हो जाते हैं। अब बात करते हैं मतदान की, तो साफ तौर पर देखेंगे त्रिपाठी जी, यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। नगर निगम ग्वालियर में मात्र 51% यहाँ पर मतदान हुआ है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे नगर परिषद आतरी, मैं आपको आंकड़े सच बता रहा हूँ, 89%। आप कल्पना करिए कि 51% हुआ है नगर निगम में, जहां पर बुद्धिजीवी रहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, और अपने क्षेत्रीय भाषा में कहें तो ज्ञान बांटने वो लोग वाले लोग रहते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं। कहावत ये भी है कि पर उपदेश सकल बहुतेरे। ये घर से बाहर नहीं निकले, और बाहर निकले भी है तो मात्र 51%। ये तो लंबे समय से परंपरा चली आ रही है अरविंद जी। ये जहाँ मैंने पहले भी जो रहवासी इलाके हैं, जहाँ रईस लोग कह सकते रह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास जो आप बोल रहे हैं वो रहते हैं, तो वो उपदेश देते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं। आप आंकड़े देखेंगे त्रिपाठी जी, आपको चौंका देंगे। नगर परिषद पिछोर आप देखिए 83% मतदान, फिर आप आता है भितरवार, आप कल्पना करिए 82% मतदान, और आप देखिए मुहाना नगर परिषद 74%। और ये कितने चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो वहीं जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां नगर निकाय हैं, वहां पर 90% मतदान जा रहा है, 80% मतदान जा रहा है। और जहां पर शहर है, जहां इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि पहले मतदान इसके बाद जलपान, और जो लोग जिन्होंने ये मुहावरा बनाया है वही लोग मतदान करने नहीं गए हैं। तो ये निश्चित तौर पर कहेंगे लोकतंत्र की कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं इसे कि हराने की कोशिश की जा रही है। अगर यही लोग मतदान करने चले जाते हैं और यहाँ का प्रतिशत अगर 70% आता, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो कहीं और चौंकाने वाले होते। हालांकि पूरे अगर हम बात करें घटनाकृत नगर निगम के, तो यहाँ पर स्थिति है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। उसका साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से हमारी और लोगों से बात हुई है, आम आदमी पार्टी जो मैदान में उतरी है, उसका वो जो अपना संकल्प पत्र लेके उतरी है, वो उसका मोटिव सिर्फ नगर निगम को हारना ही जीतना नहीं है, वो 2023 को देख रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब जो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का जो कह सकते हैं जो कद था वो कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं दो दल के होने के नाते बिल्कुल खुला मैदान है आम आदमी पार्टी को। जिस तरीके से ताकत इस बार आम आदमी पार्टी ने झोंकी है, तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है त्रिपाठी जी कि आने वाले 2023 में वो कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरेगी। वही भाजपा और कांग्रेस की बात करें, साफ तौर पर महापौर भाजपा और कांग्रेस का ही बनना है।
संभावनाएं निश्चित तौर पे कहेंगे क्योंकि सत्ता दल है बराबर। यहाँ पर आरोप भी लगाए गए हैं और कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के साथ साथ आप पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। हालांकि ऐसी कोई बड़ी घटना यहाँ पर देखिए, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उनके पतिदेव विधायक हैं कांग्रेस से, वो पहले भाजपा के थे, बाद में ये जब उपचुनाव हुए तो वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया और कांग्रेस से चुनाव जीत गए। तो ऐसे में जो पुराने उनके क्षेत्र के भाजपाई हैं वो कितना साथ दे रहे हैं मिसेस सिकरवार का? देखिए, यहाँ पर सुमन शर्मा ऐसा एक नाम तिवारी जी बिल्कुल अप्रत्याशित नाम था। किसी को सपने में उम्मीद नहीं थी कि सुमन शर्मा को टिकट मिलेगा। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि धोखे से टिकट हो गया है कि जो एक नाम उसमें जो ऐसा नाम जाता है कि सुमन शर्मा का नाम डाल दिया जाए, टिकट किसी और को मिलना था, इनका आखिरी नाम था। जब चूंकि 2 टिकट पर सहमति नहीं बनी तो अंतोगत्ता ये चला चलो सुमन शर्मा को दे दिया, विवादित नाम नहीं है और चलो टिकट दे दिया गया, तो उन्हें टिकट मिल गया। तो साफ तौर पर किसी ने सोचा भी नहीं था। जब सुमन शर्मा का टिकट मिला तो लोगों में आश्चर्य का विषय था कि सुमन शर्मा को टिकट मिल कैसे गया। इन्हें तो लोग जानते भी नहीं, ज्यादा नहीं। इनके ससुर पहले जो डॉक्टर धर्मवीर थे उन्हें लोग जानते थे, वो यहाँ विधायक भी रहे, महापौर भी रहे, उन्हीं के नाम से इस बार चुनाव लड़ा गया। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आप देखेंगे 3-3, 4-4 रैलियां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है, 2-3 रैलियां नरेंद्र सिंह तोमर ने की है, 3 रैलियां यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। जब पर्चा दाखिल होने आया था उस समय BD शर्मा साहब, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, प्रद्युमन तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे दिग्गज उनके साथ। अरविंद जी, अभी निश्चित तौर पे और भी नगर निगम में जाना है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सारी। कुल मिला के अभी कांटे की टक्कर है कि किसी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा? बिल्कुल कांटे की टक्कर है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, ये तय है। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटती है तो कांग्रेस को नुकसान होगा। अगर आम आदमी पार्टी, चूंकि जो रुचि राय ठाकुर है वो पहले कांग्रेस में थी, जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो रूट कर आम आदमी पार्टी में चली गई। अगर उनका थोड़ा सिक्का चलता है तो कांग्रेस को नुकसान होगा, नहीं तो आप क्या मान लीजिए कि कोई ना कोई अप्रत्याशित नतीजे यहाँ पर आने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका और रेखा जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे श्रीवास्तव जी उज्जैन के बारे में। उज्जैन में जैसे बता रही रेखा जी कि इस बार थोड़ा सा उदासी रही है मतदान के प्रति, लोगों को उत्सुकता वो नहीं रही जो होनी चाहिए। क्या वजह हो सकती है श्रीवास्तव जी? मुख्य वजह तो त्रिपाठी जी हमको लगता है लोगों की उदासीनता का जी, कि लोग निकल के बाहर वो डालने ही नहीं आए। और हो सकता है कि नाराजगी भी हो सत्ता पक्ष को लेके। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह होती है, जो कार्डर बेस पार्टी है तो वो वोट भी नहीं निकलवा पाई जी। और अगर निकाला भी होगा तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का जो प्रत्याशी, अगर जो रेखा बता रही थी कि दोनों में मतलब एक तरह से स्लम एरिया में बता रहे थे कि वहाँ काफ़ी वोटिंग हो रही है, जो वैसे पॉश एरिया है वहाँ वोटिंग कम है और ये शायद रेशियो भी इसी वजह से आया होगा जी। तो उज्जैन में भी लगता है कांटे की ही टक्कर है और वहाँ भी कुछ परिणाम के बारे में कहा नहीं जा सकता। एक बात तय है त्रिपाठी जी कि इस चुनाव में लगता नहीं कि एक तरफा चुनाव हो रहा है। ये चुनाव लगता है कि एक तरफा नहीं और बाइपोलर इलेक्शन की दिशा में है। एक अगर ग्वालियर को छोड़ दें जहाँ पर आम आदमी पार्टी है तो वहाँ प्रत्याशी क्या करता है, लेकिन नुकसान वहाँ पर ग्वालियर में भी हमें लगता है कि ज़्यादा नुकसान हो कांग्रेस का। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस का ही होगा। जी आशीष जी, वहाँ पे जैसा अंदर खाने की खबर है कि अंत में नरेंद्र सिंह तोमर जी की सहमति पे सुमन शर्मा को टिकट दिया गया। हालांकि सिंधिया जी उस मामले में बहुत ज्यादा आड़े नहीं या विरोध नहीं किया, उन्होंने जैसे बता रहे हैं हमारे अरविंद जी की भरपूर उन्होंने मेहनत भी की है। तो माने कांग्रेस में क्या होता है, जब गुटबाजी होती है तो एक दूसरे को नुकसान करते हैं, लेकिन भाजपा में संगठन जब काम करता है तो सारे नेताओं को साथ लिया जाता है। क्या दिख रहा है आपको ग्वालियर? थोड़ा संक्षेप में अभी और चलते हैं, कई जगह जाना। ग्वालियर में जो अपने रिपोर्टर बता रहे हैं वहाँ पर वो ग्वालियर वाली स्थिति जो है वो उनकी बातों से साफ है कि यदि वहाँ पर तीसरी पार्टी अपना ज़्यादा सिक्का नहीं चला पाती है तो नतीजे पलटेंगे और नतीजे पलटेंगे से सीधा आशय निकलता है कि बीजेपी को वहाँ पर शायद दिक्कत हो सकती है। तो अगर बीजेपी ग्वालियर, सबसे बड़ी बात है ग्वालियर बहुत सारे कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों का इलाका है और ग्वालियर अकेली ऐसी सीट थी जो बीजेपी आखिरी मूवमेंट पे फाइनल कर पाई थी। तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में कैंडिडेट को लेकर बहुत जबरदस्त घमासान था
जाहिर तौर पर नेता भले ही उनके लिए प्रचार कर रहे हों, लेकिन अंदर से उनके लिए सहमत नहीं थे। और फिर दूसरी बात है कि बीजेपी का ही एक नेता ग्वालियर में चुनाव जीत चुका है कांग्रेस में आकर, तो उनका अपना प्रभाव है और उनका अपना दबाव भी है। तो कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री ग्वालियर बार बार समय देते हैं, इंदौर में वो 8 साढ़े 8 घंटे आखिरी दिन पूरा दिन वहाँ दे देते हैं, रात रुकते हैं इसके पहले, और भोपाल में लगातार शो करते हैं, रोड शो और समर्थन करते हैं, तो ये मान सकते हैं कि बीजेपी अंदर खाने बीजेपी भी ये मान के चल रही है कि ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। जब उनका सबसे बड़ा ब्रांड जो है खुद अपने आप को झोंका हुआ है पूरे उस इलेक्शन में बड़े उसमें, तो ये चीज़ समझ आ सकती है जो ग्वालियर में जो कह रहे हैं वो, और जो इंदौर में हमने जो दिखा है, जो बात रिपोर्ट आई है, उससे साफ है कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है वहाँ। जी बिल्कुल। हमारे साथ बाजिद खान हैं जबलपुर से। बाजिद जी, बहुत संक्षेप में, बहुत और जगह भी जाना है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और किस तरह, क्या वाकई में जबलपुर में भी उत्साह नहीं दिखा इस नगर शहर के चुनाव में? बाजिद जी त्रिपाठी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर निकाय चुनाव में उत्साह तो बहुत भरा रहा। थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकले। लगभग 76 पॉइंट यहाँ मतदान हुआ है। काफी अच्छा रुझान आया मतदाताओं का, चाहे वो विकलांग बोला जाए, चाहे बाकी जो लोग थे वो बिल्कुल मतदान पे पहुंचे और मतदान किया उन्होंने अपना। जी चलिए, मैंने काफी अच्छा जबलपुर में रहा। हमारे साथ देवेंद्र खंडवा से हैं। खंडवा में क्या पोजीशन रही है देवेंद्र जी? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि खंडवा में इस बार जो है पिछली मर्तबा के बनिस्बत जो है 10% लगभग कम मतदान हुआ है। जब हम बात करें 2014 के नगरीय निकाय चुनाव की, तो यहाँ पर लगभग 65% मतदान हुआ था, लेकिन यहाँ पर अभी इस समय जो जिला प्रशासन ने 5 बजे तक के आंकड़े जारी किए थे उसमें 55% लगभग हुआ है। अगर 1-2% ज्यादा भी होता तो लगभग 57-58% ही मतदान कहा जाएगा। तो इसका सीधा सा ये मतलब निकाला जा रहा है कि जिस तरह से लोग पहले मतदान करने के लिए घरों से बाहर आया करते थे और अपनी जो है उत्साह के साथ मतदान में भाग लेते थे, वो इस बार यहाँ पर मतदान कम देखने को मिला है। बारिश कल हुई थी, लेकिन आज बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। पूरे शहर में आसमान पूरी तरह से साफ था, लेकिन ऑटो की बारिश नहीं हुई जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी। तो हम ये मान के चले कि जो खंडवा नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ पर जो एक मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पुत्र वधू और जो कांग्रेस के यहाँ पर वरिष्ठ नेता हैं उनकी पुत्र वधू के बीच में जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी कम मतदान हुआ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका लाभ मिला है। अब बात की जाए यहाँ पर, तो जो अल्पसंख्यक बहुल वार्ड है, मुस्लिम बहुल वार्ड है, वहां पर मतदान ज्यादा देखने को मिला है। वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर उनका वोट असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जाता है, जिन्होंने यहाँ पर अपने 11 मेंबर और एक जो है महापौर के लिए अपने प्रत्याशी को खड़ा किया था, तो अगर वहां पर कुछ परसेंट वोट उनको चला जाता है तो बाकी परसेंट का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। तो कुछ मिलाकर यहाँ पर स्थिति बड़ी ही बाकी परसेंटेज का लाभ भाजपा को मिल जाएगा ना, अगर ओवैसी को जाता है तो भाजपा को मिलेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जब चुनाव प्रचार के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे तो उनके कुछ ऐसे थोड़ा संक्षेप में निश्चित तौर पे देवेंद्र। चले, हमारे साथ वरुण शर्मा भी हैं। वरुण, सतना में क्या पोजीशन है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? बता दूं कि अभी 63.5% सतना नगर निगम में मतदान हुआ है और इसके अलावा जो औसत मतदान जिले का था नगर परिषदों में वो 65.71% की लगभग मतदान हुआ है। तो मतदान औसत रूप से यही रहता था हमेशा चुनाव में सतना का, तो मतदान प्रतिशत ठीक ठाक कहा जा सकता है। हाँ जी बोलिए। जी, और भी बता दूं कि यहाँ जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला सतना नगर निगम में रहा है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस पार्टी से बगावत करके पूर्व मंत्री सईद अहमद बसपा से आए थे, उनका भी देखा जाए तो उस मुकाबले में वो भी आ गए थे। तो यहाँ पर कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा जो विधायक हैं और योगेश तामकर जो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो तीनों के बीच मुकाबला दिख रहा है। इसलिए परिणाम कह पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो बाजार की चर्चा है उसमें ये कहीं कुछ जगह भाजपा की बात करते हैं, कुछ जगह कांग्रेस की बात करते हैं और कुछ जगह बसपा की। तो ये 2009 का नगर निगम चुनाव जैसा हो गया जब पुष्कर सिंह तोमर यहाँ से लड़े थे बहुजन से और कांग्रेस और भाजपा की बात हो रही थी और बहुजन ने चुनाव निकाल लिया था। तो यहाँ के जो राजनीतिक
पंडित है। उनका यही मानना है कि बहुजन को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सतना में एक बार बहुजन से महापौर बन चुका है। तो कयास कई तरह के हैं, लेकिन अब तो परिणाम आने पर ही समझ में आएगा। चलिए, निश्चित तौर पे वरुण, हमारे साथ ललित साहू हैं छिंदवाड़ा से, जो कमलनाथ जी का क्षेत्र है। ललित, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज आपको। कमलनाथ जी का क्षेत्र है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। पिछली बार भाजपा ने वहां अपना मेयर बना लिया था, क्या लग रहा है आपको? इस बार भी चूंकि 68% मतदान हुआ है, छिंदवाड़ा की तासीर में 75% से हमेशा मतदान ऊपर गया है। तो पहली बार है कि जो 68% मतदान हुआ है, और उसका सबसे मुख्य कारण जो बरसात ने मतदाताओं को बाहर आने पे रोक दिया था। सर, बताना चाहूंगा कि जो मतदान हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो छिंदवाड़ा की तासीर में कभी भी दो ही मुकाबले कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहे, और पिछले 15 वर्षों से भाजपा नगर पालिका नगर निगम में रही है। इस बार भी जिस तरीके से मतदान हुआ और जनता का जो रुझान देखने को मिला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा और एक रैली की, आम रैली की। कमलनाथ भी 2 दिन तक शहर के हिस्सों में घूमे। लेकिन बताना चाहूंगा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री के रूप में छिंदवाड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, समय समाप्त हो रहा है। ललित जी, कुल मिलाकर संक्षेप में बताइए कि कांटे का मुकाबला है या किसका प्रभारी है? सिर्फ एक शब्द। कांटे का मुकाबला है, चूंकि भाजपा की तरफ से सैबोटेज हुआ है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो भाजपा के जिला अध्यक्ष, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि मुकाबला बना रहे, जीतने की कोशिश। चलिए ललित जी, हमारे साथ गणेश कुमार है बुरहानपुर से। बुरहानपुर में क्या पोजीशन है गणेश जी? जी, यहाँ पर बुरहानपुर में जो है निर्वाचन जो बहुत अच्छे से निर्वाचन किया गया है। यहाँ पर 68% मतदान हुआ है, जो पिछले मतदान की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि मतदान कम होने की वजह से हार जीत के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। हार जीत के कयास मतलब किस तरह लगाए जा रहे हैं? सत्ता पक्ष को फायदा है कम मतदान का कि विपक्ष को? जी, सत्ता पक्ष को फायदा बताया जा रहा है, इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी परिणाम जो है ये हालांकि जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है अभी तो ईवीएम मशीन में कैद हुआ है। वो सभी जानते हैं। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? जी, सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष तो यहाँ पर पिछले बार भी यहाँ पर भाजपा की जो है सीट रही है। अनिल भोसले जो थे वो महापौर थे। अभी इस बार जो माधुरी पटेल बीजेपी से प्रत्याशी है, लेकिन बीजेपी से जो बड़े बड़े कद्दावर जो नेता है, मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मंत्री। चलिए गणेश जी, हमारे पास समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका। गणेश जी आपका भी बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहेंगे। आशीष जी आपकी, जो अलग अलग जबलपुर में मतदान ज्यादा अच्छा खासा हुआ है, सतना में अच्छा खासा हुआ है, बुरहानपुर में भी बता रहे हैं 68% है, लेकिन कई जगह कम हुआ है। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग जनता का मन देखने को मिल रहा है। ये संक्षेप में थोड़ा सा। जी हाँ, ये जो अलग अलग मतदानों का जो मामला आया वो ले देकर वहीं पर आता है कि कम मतदान और ज़्यादा मतदान। तो अगर कम मतदान हुआ है, और जिस तरह से हमने डिस्कस किया है, संवाददाताओं ने बताया है, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि जबलपुर को यदि अपवाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि जबलपुर का मुकाबला काफ़ी हद तक ये माना जा रहा है कि जबलपुर बहुत सारे समीकरण हैं और वहाँ पर भाजपा का एक अलग तरीका रहा है चुनाव लड़ने का। लेकिन बाकी जो चुनाव हुए हैं वो प्रत्याशियों का, मुझे लगता है कि इसमें उनका चेहरा, जो फेस वैल्यू जो है मतदाता ने बहुत परखी है। ये साफ नज़र आ रहा है कि मतदान उसी हिसाब से हुआ है। यदि भोपाल में कोई ग्वालियर में अनपेक्षित रूप से कोई प्रत्याशी सामने आता है भाजपा का, तो वही स्थिति भोपाल में भी रही है, वही इंदौर में रही है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा उस पार्टी के जो परंपरागत वोटर हैं उन पर असर करके गई है। तो अगर ये कम मतदान वाला मामला है और भाजपा के पक्ष में जाता है, तो हम मानेंगे कम मतदान का जो की परिभाषा है वो वापस अपने मूल स्वरूप में लौट गई है। और यदि अगर ये कम मतदान दूसरी बात करता है, जैसे कि आशंका लगातार जाहिर की जा रही है, तो ये एक बार फिर साबित, ये फिर कम मतदान की नई थ्योरी बन जाएगी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय दिया। तो नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की लड़ाई खत्म हो चुकी है। 133 निकायों में जो भी प्रत्याशी मैदान में थे, जनता ने उनके सियासी भाग्य का फैसला ईवीएम में सुरक्षित कर दिया है। और अब 17 जुलाई को नतीजे आने पर पता चलेगा कि कहां किसकी सरकार बन रही है। साथ ही ये भी पता चलेगा कि वाकई में किसका दावा दमदार था। वहीं नजर इस बात पर भी रहेगी कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सियासी दल किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, किसे जनता का ज्यादा समर्थन मिल रहा है और किसे कम। लेकिन फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।